पार्ट नंबर 2। इसके पहले हम आपको बता देते हैं पार्ट नंबर 1 में जो 7 क्वेश्चन था पूरी तरह से हमने कवर कर लिया था। ये आपका पार्ट नंबर बी है, शॉर्ट क्वेश्चन, और पार्ट नंबर सी में जितने 1 नंबर के क्वेश्चन है सबको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो देखा जाए तो 11 क्वेश्चन रहते हैं करना रहता, बट हम आपको सारा क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो क्या लिख रखा, कैसे लिख रखा है, ठीक है, तो ये सब चीज़ तुम्हारे पास इसी के अंतर्गत होगी। कैसे होगी, ध्यान से सुनिए। क्या दे रखा है, यानी पार्ट बी में 10 क्वेश्चन, मतलब कि 10 क्वेश्चन को आपको आंसर लिखना रहेगा। ईच क्वेश्चन कैरी, हर एक क्वेश्चन को इक्वल मार्क दिया गया है। ठीक, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा बैलेंस डाइट क्या होता है, वो भी कितने नंबर का, 3 नंबर का। तो आपको 3 नंबर में कितना लिखना पड़ेगा इसको हम बताते हैं। तो एक्चुअल में समझिए बैलेंस डाइट क्या होता है। कहते हैं बैलेंस मतलब दोनों तरफ बैलेंस बना के रखना। तो मात्रा में प्रोटीन हो, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, विटामिन हो, पानी हो, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में हो तो उसको क्या बोला जाता है, बैलेंस डाइट बोला जाता है। अब यदि ये कोई बंदा बैलेंस डाइट करता है तो उसे प्रॉपर सब कुछ मैनेज करने की जिम्मेदारी आराम से बन जाती है कि बॉडी कैसे ग्रोथ होगी, मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, ठीक है, प्रॉपर सब कुछ फंक्शन उसकी बॉडी करेगी, उसी को बैलेंस डाइट कहते हैं। तो क्या लिख रखा है, बैलेंस डाइट वह आहार होते हैं जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल आदि उचित मात्रा में शामिल हो, उससे शरीर को, ठीक, उससे शरीर को क्या बोल देती है, प्रॉपर ग्रोथ होती है। मैं दे दो, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन हो, पर्याप्त मात्रा में विटामिन हो, तो ऐसे उसके किसके लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, तो उसे बोला जाएगा बैलेंस डाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, आल ह्यूमन का, ठीक है, मतलब जितने ह्यूमन है, आल ह्यूमन को कॉमन न्यूट्रिशन नीड होती है, मतलब जितने भी विश्व में आदमी हैं सबको न्यूट्रिशन की नीड होती है। अब वो डिपेंड करता है आदमी कितना वर्क कर रहा है। जैसे अभी हम सब लोग हैं तो ज़्यादा वर्क नहीं करते, केवल पढ़ाना वढ़ाना ये सब काम होता है। अब जो वर्कर हैं, ठीक है, वर्कर है जो दिन भर काम कर रहे हैं तो उसे एनर्जी ज़्यादा चाहिए। मेल में देखा जाए तो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उनका ज़्यादा लॉस होता है, तो उन्हें ज़्यादा अमाउंट में भोजन की आवश्यकता होती है। तो ही लिखा, ऑल ह्यूमन को कॉमन न्यूट्रिशन की नीड होती है, उस यानी उसे जरूर ऊर्जा यानी काम के आधार पर होता है, मतलब जरूरी जो ऊर्जा होती है वो काम के आधार पर मिलती है। यानी एक्चुअल में उसे उसी के अनुसार खाना चाहिए जिस तरह से वो काम कर रहा है। देखिए ज़्यादा काम करेंगे तो एनर्जी ज़्यादा लॉस होगी। जैसे वर्कर लोग रहते हैं तो पूरा दिन भर धूप में ही काम करते हैं, ठीक है, तो उन्हें एनर्जी ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू हम सब लोगों के कंडीशन में। तो उनको एनर्जी के आधार पर क्या कर दिया जाता है, अलग अलग में बैलेंस डाइट में दिया जाता है, तो उनको प्रॉपर अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा भोजन दिया जाता है। बट वो करते क्या है, एक्चुअल में दिन भर काम करें, शाम को लैला मार के फिट आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया आपके इंट्रोडक्शन हो गया बैलेंस डाइट के। कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं आपके बैलेंस डाइट में। सबसे पहला पॉइंट में तुम्हारे पास कार्बोहाइड्रेट होना कंपलसरी है। ठीक, जैसे कि चावल मिलेगा और तुम्हारे पास रोटी मिलेगा, और उसके साथ साथ तुम्हारे पास किसके में अंतर्गत मिलेगा, आलू में। ये सब में देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। दूसरा तुम्हारे पास कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, कंपोनेंट देखा जाए तो प्रोटीन किससे मिलेगा, जितनी भी दाल वगैरह होती हैं प्रोटीन से मिलता है। वसा यानी फैट, जो घी खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं, उससे काम मिनरल, विटामिन रक्षा प्रदान करते हैं। जैसे अलग अलग विटामिन होते हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, डी की कमी से स्ट्रांग हड्डियां जो स्ट्रांग हो रही खराब हो जाती। तो अलग अलग तुम्हारे पास बनाने के लिए हमें, ठीक है, विटामिन और मिनरल दोनों की आवश्यकता पड़ती है जो बैलेंस डाइट में उपलब्ध होता है। फाइबर, जो हम खाना खा रहे हैं तो सलाद बहुत कंपलसरी, क्योंकि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को ये क्या कर देता है, स्मूथ बनाने में मदद करता है। कौन, फाइबर। ठीक है, सलाद नहीं खाएंगे तो आपको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं। ठीक, तो इस तरह बैलेंस डाइट नियंत्रित करना चाहते हैं तो बैलेंस डाइट लेंगे तो आपका वेट नियंत्रित हो जाएगा। तो वेट को मेंटेन करने की जिम्मेदारी क्या होती है, बैलेंस डाइट पे होती है। रोगों से बचाना, रोगों से यदि हमें बचाना है किसी भी पर्सन को, रोगों से बचाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, बैलेंस डाइट का उपयोग करेंगे। मेंटल फिजिकल हेल्थ को मस्त करने के लिए, जैसे देखिए कहते हैं ठीक है,
रोगों से बचना, मेंटल तथा फिजिकल हेल्थ को मस्त रखने के लिए, वेल रखने के लिए, जरूरी रखने के लिए हमें क्या चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ, मतलब कोई भी बंदा है उसे प्रॉपर ग्रोथ करना है। ठीक है, उसका मेंटल ग्रोथ होना चाहिए, बॉडी पूरी अच्छे तरीके से ग्रोथ होना चाहिए। तो इन सब को मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, बैलेंस डाइट की होती है। तो अब मान लेते हैं बैलेंस डाइट आएगा। देखिए क्वेश्चन में दे रखा 60 नोट ऑन बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट पे हमें 60 नोट लिखना है, तो कैसे आप लिखेंगे, सबसे पहले बैलेंस डाइट के ये इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक, बैलेंस डाइट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसको लिखें, बैलेंस डाइट से एक्चुअल में फ़ायदा क्या होता है उसको आप लिखेंगे, तब जाके आपका 3 नंबर सिक्योर होगा। ठीक, ये होगा इनके बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं, तुम्हारे पास क्या दे रखा है, इधर पे आते हैं। कह रखा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या होता है, मिलेनियम डेवलप मैनेज करने की जिम्मेदारी तुम्हारे पास इसी पे होती है, उसी को मिलेनियम डेवलपमेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं बाबू, मिलेनियम डेवलपमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में क्या क्या होता है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ष 2000 में निर्धारित किया गया था। इसके अंतर्गत 8 गोल साइन किए गए थे। 8 गोल मतलब 8 कोई पॉइंट थे, उस पर साइन किए गए थे कि हर देश, एक्चुअल में हर देश को क्या करना पड़ेगा, ये फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी देश इसको यदि फॉलो करता है तो उसकी जनसंख्या नियंत्रित रहेगी, लोग अच्छे से सब काम करेंगे, भूखमरी कम होगी, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करने से हम बच जाएंगे यदि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को यदि फॉलो करते हैं तो क्या लिखा रखा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इन यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ष 2000 में निर्धारित किया गया था, मतलब 2000 में निर्धारित किया गया। इसके अंतर्गत 8 गोल साइन किए गए थे, मतलब टोटल 8 गोल साइन किए गए थे। अब वो कौन कौन है इनके बारे में समझिए। लिखा है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट डिक्लेरेशन के अनुसार देखा जाए तो क्या कैसे हो रहा है। देखिए अपने में देखा जाए तो यानी डिक्लेरेशन, विश्व के नेता गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, बीमारी, पर्यावरण यानी तुम्हारे पास क्षरण, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब कोई भी तुम्हारे पास लीडरशिप हो तो वो गरीबी से मजाक नहीं उड़ा सकता। ठीक, यदि आप थोड़ा सा नेते पद पे हो गए हैं तो उन्हें हर सुविधाएं देना किसको, गरीब को, जो उन्हें चाहिए, जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। भूखमरी, ठीक है, भूखमरी तुम्हारे पास कम करना, क्यों, क्योंकि भूखमरी यदि कम होगी तो लोग एजुकेट होंगे, लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होनी चाहिए। अशिक्षा, अशिक्षा मतलब क्या होगा, कोई शिक्षा से वंचित ना हो, उन्हें प्रॉपर अमाउंट में क्या करना चाहिए कि कम से कम वो थोड़ा बहुत शिक्षित बने रहें, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, शिक्षा देना बड़ी ज़रूरी है। अशिक्षा को हटाना, ठीक। और तुम्हारे पास बीमारी, बीमारी क्या होगी, जैसे अभी देखिए बीमारी आई थी, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ आती जो पूरे देश को बर्बाद करके चली जाती हैं। ठीक है, तो उन सब को मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। ठीक, बीमारी हो गया। पर्यावरण, ठीक है, ये गुड मॉर्निंग भाई। पर्यावरण क्षरण, पर्यावरण क्षरण मतलब है पेड़ पाट को, यानी पेड़ वगैरह को नहीं काटना, अपने एरिया में ज़्यादा ज़्यादा पेड़ का डेवलपमेंट कराना, लगाना है, जिससे हमारा वातावरण मेंटेन बने रहे। ठीक है, हाँ, वो सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब क्या दे रखा, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव की का मुलाकात मुकाबला करने के लिए प्रतिबंध, मतलब आप क्या कर सकते हैं, उनसे इन सब के बारे में अच्छे से क्या करेंगे, उन्हें डेवलप करेंगे, तभी हमारे पास मिलेनियम डेवलपमेंट हो पाएगा। तो ये हो गया उनके इंट्रोडक्शन के बारे में। टोटल याद रखना 8 गोल साइन किया गया, 8 गोल में से आप कोई भी मिस नहीं कर सकते। ये कभी मिस कर दिए तो आपका नंबर कट जाएगा भाई। देख लीजिए कैसे क्या होता है। 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो सामने दिया गया है, ठीक है, 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल दिया गया है। अब इसको कैसे देखेंगे, ध्यान से सुनिए, एक बाई एक स्टेप करके लिखिए। सबसे पहला पॉइंट तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, लिखा अत्यधिक गरीबी और भूख मिटाना, मतलब अपने देश से जो गरीबी है उसको हटाना और भूख को मिटाना। देखिए गरीबी जब हटेगी तो लोग काम करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी जब बहुत सारा काम करेंगे और भूखमरी क्या कर देंगे, अपने मिटा देंगे। अब तो सोच सकते हो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या कर देते हैं, बिना खाने के ही रात में ही सो जाते। तो आपसे अनुरोध है, खाना आपको जितना मिले उसकी रिस्पेक्ट किया करिए, ठीक है, क्योंकि आप यदि खाना खा रहे हैं तो समझ लो कितना बड़ा प्रोसेस हो, किसान करके आपको एक रोटी दे रहा है। ठीक है, हम सब लोग किसान के भाई ऑलरेडी किसान ही हैं, इसमें हम सब करते हैं। अब तुम सोचो गेहूँ कैसे, गेहूँ बोया जाएगा, पूरा 4-5 महीना उसे पानी दिया जाएगा, खाद पानी सब कुछ, फिर उसे दमाया जाएगा इतनी गर्मी में, मतलब तपती गर्मी में उसे दमाया जाएगा। उसके साथ साथ आपको क्या करता, गेहूँ मिलेगा आपको तो गेहूँ मिलेगा तो उसकी इज्जत नहीं करेंगे। लिखा अन्ना का अपमान नहीं। हाँ, जैसे अभी हमारे गाँव में छोटे छोटे लोग रहते हैं, ठीक है,
कहते हैं अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी हम सब लोग देखिए जात ही हुई वही सब्जी वाली, तो एक्चुअल में करते क्या, अभी हम सब लोग वो जूता या चप्पल पहन के कभी खेत में चले जहाँ कोयला होता सब्जी बोया रहता, तो हमारे मम्मी पापा डांटते हैं, क्यों? क्योंकि इनके लिए वही श्रृंगार है, उनकी वही दुकान है, वही सब कुछ है। अब तुम सोच सकते हो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इसमें पैर पे चप्पल पहन के नहीं जा सकते, इतना वो काम करते हैं, ठीक है। तो रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए भोजन की। तो ये लिख रखा तुम्हारे पास, अत्यधिक गरीबी तथा भूख को मिटाने की जिम्मेदारी मिलेनियल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत लिखा गया है, ठीक। दूसरा तुम्हारे पास लिखा है सर्वजन प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, मतलब इस दुनिया में जो भी चीज़ है हर देश में क्या कर देते हैं, बेसिक जानकारी उन्हें होनी चाहिए, इसलिए प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का उन्हें सर्वजन, हर एक व्यक्ति क्या कर सकता है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सकता है, ठीक। और चौथा प्राथमिक शिक्षा मतलब बेसिक लेवल पे, अभी देखें केरला पे देखा जाए तो अपने भारत का सबसे एजुकेटेड स्टेट है केरला, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पर अभी हमारे सब कोई हमारे गांव के लोग रहते हैं, टाइल पत्थर वगैरह काम करते हैं, तो वहाँ पर बताते हैं कि 20 एजुकेटेड स्टेट बोला जाता है, ठीक। तो ये होगा। दूसरा लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता मतलब जो हमारे पास मेल है और फीमेल में हमें भेदभाव नहीं करना, ठीक है, फीमेल में भेदभाव नहीं करना। अभी देखो स्लोगन पढ़े होंगे छोटे क्लास में, ठीक है, बहुत बट यहाँ तो इकोनॉमी सही नहीं है, हाँ क्या किया जाए। अब लिखा तुम्हारे पास लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, बट अपने यहाँ देखा जाए तो तुम्हारे पास जैसे छोटे क्लास में, हम जब क्लास 6 में थे सरकारी स्कूल में पढ़ने गए तो वहाँ पर लिखा रहता लड़की लड़का एक समान फिर क्यों भेद करे इंसान। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब मैनेज करने की जिम्मेदारी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो जाएगा इनके बारे में, ठीक है। ठीक। अब ये क्या तुम्हारे पास लिखा है नेक्स्ट में, यानी बाल मृत्यु को, ठीक है, बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए, बाल मृत्यु दर को मतलब फीमेल को ऐसा हमें मेंटेन करना है कि फीमेल हेल्दी रहे, ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में क्या करें न्यूट्रिशन वगैरह, जिससे बेबी हेल्दी रहे, जिससे आराम से डिलीवर के बाद वो मरे नहीं, ठीक है। अब न्यूट्रिशन वगैरह उसे देला, तो बाल यानी देखो क्या लिखा, बाल मृत्यु पर दर को कम करने के लिए, इसीलिए देखिए भोजन भी क्या होगा, देखिए उसमें भी भोजन आपको मिलने लगा, हम उल्टी करना पड़ेगा। मम्मी के स्वास्थ्य में क्या करना पड़ेगा, आपको सुधार करना पड़ेगा। 3 तो लिखवा नहीं किए भाई, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ठीक। अब इसमें क्या होता है, मातृ यानी स्वास्थ्य में सुधार, यदि देखा जाए तो जिस देश की नारी स्वस्थ है उस देश को, ठीक है, बेबी भी स्वस्थ है, ठीक है। तो यानी क्या होता है, अब लिखा मातृ को स्वस्थ रखेंगे तो बेबी अच्छे से डेवलप होगा। छठा नंबर देखा जाए तो तुम्हारे पास पर्यावरणीय स्थिर सुनिश्चित करना, मतलब पर्यावरण को स्थिर रखना, अब उसको स्टेबल ही मेंटेन करना, कि नहीं को काटते जाएं ऐसा नहीं करना, यदि केवल हमें पेड़ लगाना है। नेक्स्ट में 7वां नंबर क्या दे रखा है, 7वां नंबर दे रखा विकास के लिए एक ग्लोबल पार्टनरशिप की, विकास यानी विकसित करना, विकास के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप करना। पार्टनरशिप मतलब क्या होगा, जैसे आप बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे वो क्या लगा सकते हैं, अभियान चला सकते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग मेंटेन रहे, ठीक। लास्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, इसको HIV कामा, एड्स कामा, मलेरिया तथा अन्य बीमारी रोगों से लड़ना, जैसे प्रोग्राम चलाया जाता है, बहुत सारे भी देखेंगे प्रोग्राम चलाया जाता है, तो उन्हें बताया जाता है कि HIV एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर में उसमें लोगों को जागरूक किया जाता है कि एड्स ऐसे फैलता है, आपको ये सावधानियाँ बरतनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा सार्स के बारे में, क्या दे रखा है, सार्स स्टैंडर्ड फॉर, यानी सार्स के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो सार्स क्या होता है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे सिम्टम्स होते हैं, ये सब आपको बताना पड़ेगा। देखिए सोशल फार्मेसी में कोई बीमारी आए तो सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, इसका कॉजेटिव एजेंट लिखेंगे, ट्रांसमिट कैसे होता, साइन और सिम्टम क्या होता और प्रिवेंट कैसे इसे तुम बचा सकते हो, ठीक। तो ये सब आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। सार्स का स्टैंडर्ड फुल फॉर्म क्या होता है, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, प्लीज़ इसे आप यहाँ याद रखिएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि अभी MCQ में बहुत सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर में। फुल नेम आप इसी पेपर में फुल नेम आप तो तुम्हारे पास सार्स का फुल नेम क्या होता है, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। सार्स एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो वायरस के करने से होता है। इन्फेक्शन ड्यूरेशन भी, ठीक है, इन्फेक्शन ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं कि एक्चुअल में कितने दिन तक रहता है, ठीक, वो स्टेप डिपेंड करता है हमारी इम्यूनिटी पे, बट लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पर लिखा सार्स एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो वायरस के कारण से होती है। किसके कारण से होती है, वायरस के कारण से होती है। अब कौन सा वायरस, जब सुने होंगे कोरोना वायरस।
ठीक, सार्स कोरोना वायरस का न्यू स्ट्रेन वर्जन माना जाता है। जो सार्स आया था ना, ठीक है, अब पहले देखो, पहले ही कोरोना आ चुका था। जैसे हमें फीवर होता है ना, तो हमें राइनोमास प्लस में कोरोना वायरस बहुत कम मात्रा में होता है, बट जब कोविड-19 आया था तो कोरोना वायरस अपने आप को म्यूटेंट डेवलप करके आया था बहुत ज़्यादा। तो लिखा सार्स कोरोना वायरस का न्यू स्ट्रेनिंग वर्जन माना जाता है। सार्स मुख्यतः रिस्पायरेटरी सिस्टम ट्रैक को इन्फेक्शन करता है, और कहीं जैसे तुम सार्स को उठा खा लो, पेट में चलेगा तो एचसीएल उन्हें मार देगा, बट हमारे नाक के थ्रू, ठीक है, किसी रिस्पायरेटरी ट्रैक में, हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में जाएगा तो बड़ी तगड़ा इन्फेक्शन करेगा। तो ये होता है तुम्हारे पास यहाँ। अब काजिटिव एजेंट तुम्हारे पास क्या होता है, मेनली काजिटिव एजेंट क्या होता है, कोरोना वायरस फैमिली के अंतर्गत जितने भी तुम्हारे पास आते हैं वो सार्स को इफेक्ट कर सकते हैं। तो लिखेंगे यह वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, मतलब जो एक तुम्हारे पास मान लेते कोई एक पर्सन है, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास कोई एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी। तो ए वाले पर्सन को मान लेते वो इन्फेक्टेड वो इसे इन्फेक्शन हुआ, और ये पर्सन तुम्हारे पास क्या हो गया, हेल्दी है, तो इसके कांटेक्ट में आएगा, चाहे छींकने से आएगा, चाहे हाथ मिलाने से आएगा, चाहे कोई इसका ऑब्जेक्ट यूज करेगा, तो सार्स इसके शरीर का हैंड शेकिंग मतलब हाथ मिलाने से, ऑब्जेक्ट की अदला बदली करने से, ऑब्जेक्ट की अदला बदली से तुम्हारे पास है, ठीक है, हाँ ऑब्जेक्ट की अदला बदली, जैसे हमारे ठीक ही रूम में रह रहे हैं तो आप टावल यूज कर लिए, उनका साबुन यूज कर लिए, कपड़ा यूज कर लिए, मास्क यूज कर लिए, तो ये सबसे क्या होगा, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। सिंपल सा सार्स कोविड-19 तुम सब जो सिम्टम साइन देख रहे हो तो वही तुम छाप दो यहाँ पर, ठीक। अब साइन एंड सिम्टम क्या देख रहे थे, हाई फीवर एंड कोल्ड, मतलब उन्हें ठंडा के साथ बहुत तेज बुखार होता था, खांसी आती थी बहुत तगड़ी। अब यानी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी सांस लेने में, मतलब सांस लेने में उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, सिर्फ सांस सही से नहीं ले पाएंगे, तो ये सब कारण हो सकता है। मसल में पेन होगी, जो मतलब जितनी मसल रहेंगी ना तो पता चलेगा पूरी हड्डी मसल में टूट रहा है, तो उसमें भी तगड़ा पेन होगा, ये किसके कारण से हो सकता है। अब बचाव देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो सकता है, बचाव में देखा जाए तो हाथ को साबुन से धुलें, प्रॉपर हाथ को साबुन से धुलें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, ये सब संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, या किसी भी डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें करिए फार्मासिस्ट का रोल भी एक एजेंट है, तो इसमें सबसे पहले सार्स के बारे में लिख देना, काजिटिव एजेंट लिख देना, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ना बचाना, बस इतना बहुत है, ठीक। जब कोई बीमारी आए, यदि मान लेते कहेगा और लॉन्ग में रहेगा तो आप लिख सकते हैं बढ़ाने के लिए, लॉन्ग में क्योंकि हमें बढ़ाना पड़ेगा क्वेश्चन को, उन्हें पॉइजन हो गया, ठीक। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बसिया चाहे खाना खाएंगे, चाहे दूषित खाना खाएंगे, या आपके खाना वो खाएंगे, इसीलिए देखिए खाने को कभी भी रखिए, जैसे हमारे शाम को खाना बचा, सुबह हमें खाना तो उसे प्रॉपर ढक वगैरह के रखेंगे, नहीं तो क्या होगा, उसमें फूड पॉइजनिंग, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई बहुत सारे क्या होगा उसमें ग्रो हो सकते हैं और उसे डैमेज कर सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि ये सब देखिए खतरनाक चीज़ें होती हैं, बैक्टीरिया से मजाक नहीं, बड़ी भयानक टाइम में बीमार करती हैं। तो क्या लिखा, फूड पॉइजनिंग को फूड बर्न डिजीज भी के नाम से जाना था। फूड बर्न डिजीज मतलब फूड से पैदा होने वाली बीमारियां, उसे फूड बर्न डिजीज कहते हैं, फूड पॉइजनिंग ठीक है, हाँ भाई कॉन्टेक्ट करिएगा, प्रीवियस का क्वेश्चन आंसर सारा मिल जाएगा, ठीक है। लिखा फूड पॉइजनिंग तब होता जब कोई व्यक्ति दूषित भोजन, पानी आदि और यानी पदार्थ का सेवन से बीमार हो जाता तो उसे फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। सिंपल सा, फूड पॉइजनिंग तब होता जब कोई व्यक्ति दूषित भोजन कर रहा है, दूषित भोजन वो चाहे बैक्टीरिया से दूषित हो, चाहे वायरस से, चाहे फंजाई से, किसी भी चीज़ से दूषित हो, और पानी यदि खराब पी रहा है तो उसके सेवन से क्या होता है, उसके उपयोग से क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। फूड पॉइजनिंग में बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, पैरासाइट के द्वारा फूड में पॉइजन उत्पन्न किए जाते हैं, मतलब ये सब जाते हैं और वहाँ पर पॉइजन उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारे लिए बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अभी देखा जाए तो आपके ठीक है, आपके किचन में क्या वो काकरोच है तो प्लीज़ उसे आप रिमूव करिए, क्योंकि वो सब बहुत खतरनाक होते हैं भाई, ठीक है, जो बीमारी काजेज करने में बहुत खतरनाक काम करते हैं। आप जैसे भोजन जहाँ खा रहे हैं मक्खियाँ ना बैठनी चाहिए, मक्खी बताओ कहाँ बैठ के खा रही है, जहाँ टॉयलेट हो गया, कहीं आप थूक दी हैं वहाँ पर बैठ के फिर आपके भोजन पर बैठ जाती है, तो वो बहुत तगड़ा ट्रांसमिशन करने का काम करती है, उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो ये हो गया आपके फूड पॉइजनिंग। कौन कौन से काजेटिव एजेंट हैं, बैक्टीरिया में देखा जाए सोलमेनिला फैमिली के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या होते हैं, जितने भी आते हैं सभी ही पे आते हैं। कोलेरा देखा जाए होने वाला है, ठीक, कॉलरा वाले जितने तुम्हारे पास हैं डेली क्लास चलती है, ठीक। फंगल में देखा जाए तो एस्परजिलस फंगस आता है।
पीसी जाती जो फंगस होती है, जो फूड को बहुत तेला सड़ाने का काम करती है। देखेंगे कभी कभी ब्रेड पे सफ़ेद सफ़ेद फफूदे लग जाते हैं, यही होता है। पैरासाइट में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो गया, क्रिप्टोस्पोरो, ठीक है, स्पोरोडियोसिस होता है, इसके कारण से आपको हो सकता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास वायरल में हेपेटाइटिस कहते हैं ना, तुम्हारे पास हेपेटाइटिस ए एंड बी, इसके कारण से भी आपको क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। साइन एंड सिम्टम्स देखा जाए तो क्या होते हैं, कैसे तुम जानोगे किस पर्सन को फूड पॉइजनिंग होगा। पेट बहुत तगड़ा दर्द करेगा, सबसे तेज पेट दर्द करता है, उसके बार बार आपको वोमिटिंग होगी, डायरिया होगी, थकान होगी। अब बताइए, वोमिटिंग होगी, डायरिया होगी, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों से पानी आपका लॉस हो रहा है, तो आपको थकान होगी, आप क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये साइन ऑफ सिम्टम दिखे तो समझ लो फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, पहले घर पे रहें तो ORS का घोल प्रॉपर देना, जिससे हमारा वोमिटिंग और डायरिया से जो पानी का जो पोर्शन है उसे रिहाइड्रेशन बनाए रहे, उसके अंदर पानी के लेवल को मेंटेन करते रहें। ORS का सेवन देना, अधिक मात्रा में पानी देना, यानी जूस वाली चीज़ें उन्हें ज़्यादा खिलाना, ठीक। उसके साथ साथ बहुत सारी एंटीबायोटिक आती है, जैसे एमॉक्सिसिलिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, सिफेक्जिन हो गया, ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, तो बहुत सारे दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा बैक्टीरिया है। अब वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि कौन से एक्चुअल में इन्हें दवाइयाँ देनी है। इलेक्ट्रॉल का लेवल, ठीक है, मांगता है, यस, इलेक्ट्रॉल भी इन्हें क्या कर सकते लिए दे सकते हैं, जो फूड पॉइजनिंग में पानी के लिए द्वारा क्या कर सकते हैं, आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले फूड पॉइजनिंग का आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक, काजेटिव एजेंट लिखेंगे, बैक्टीरिया से होता, फंजाई से होता, वायरस होता है, एक दो नाम याद रखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं है। साइन एंड सिम्टम से आपको यही लिखना पड़ेगा, लास्ट में आपको ट्रीटमेंट लिखना पड़ेगा। तो इतना आपको करना ही करना पड़ेगा फूड पॉइजनिंग में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया है फिलेरियासिस। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, ध्यान से समझते हैं इसके बारे में, ठीक, क्या बोल दिया है, कहाँ चला गया भाई, फूड पॉइजनिंग। अब उसके बाद वैक्सीन हमें पढ़ना है जी। 5वें नंबर क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या दे रखा है, ठीक है, वैक्सीन दे रखा है, ठीक। अब वैक्सीन देखा जाए तो आपको लॉन्ग में ही पूछा था, वहाँ से हम आपको पढ़ा देते हैं वैक्सीन के बारे में, ठीक है। हमें क्या बताना है, वैक्सीन की डिफिनेशन लिख देना, टाइप ऑफ वैक्सीन लिख देना, बस काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए वैक्सीन की डिफिनेशन आप इतना लिखना पड़ेगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखो वैक्सीन हेडिंग डालेंगे भाई, इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने हमारे पास वैक्सीन है, तो वैक्सीन डिफिनेशन आप ऐसे हेडिंग डालेंगे। अब वैक्सीन क्या होता है, कहते हैं उनको वैक्सीन लग गया वो बीमार नहीं पड़ेगा, कहते हैं कोविड का वैक्सीन लगौला कि नहीं, कोरोना का वैक्सीन लगवैला कि नहीं, तो सिंपल सा वैक्सीन वही होता है, बस लिखा है। वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, ठीक, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, चाहे वो किसी भी एनिमल से जिंदा पकड़ के डाल दिया जाता है आपके शरीर में, या मार के किल करके हमारे शरीर के अंदर इंटर करा दिया जाता है। तो लिखते बायोलॉजिकल, एक तुम्हारे कहाँ चला गया जी, वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो शरीर को विशिष्ट बीमारियों से बचाने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली, मतलब इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब प्रणाली को एक्साइटमेंट करता, मतलब हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम मतलब जिसे हम प्रतिरक्षा प्रणाली बोलते हैं, कि हमारे शरीर के अंदर बूस्ट करता है, ठीक है। और हमारे शरीर को उस बीमारी से होने के लिए एक फोटोकॉपी हमारे शरीर में दी जाती है, तो एंटीबॉडी बना के हमारे शरीर में वो बचने का काम करता है। तो वैक्सीन एक ऐसा दवा है जो शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, मतलब शरीर में हो जाएगा कितने कब लाइव आते हैं, वो आपको ग्रुप में डेली नोटिस कर दिया जाता है भाई। इस समय डेली क्लासेस चलेगी भाई, क्योंकि बहुत तेज़ी से हमें कवर करना, इस महीने के लास्ट तक हमें पूरी तरह से कवर कर देना, अपना 9 दिन जो बचेगा उसे पूरी तरह से रिवीजन में झोंका जाएगा, ठीक है। वैक्सीन एक ऐसी दवा है जो यानी शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करती है। वैक्सीन क्या दे रखा, शरीर में रोगों के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने में मदद करती है, क्या कर देती है, एंटीबॉडी बनाने में मदद करती है। देखिए अब देखिए हमारे शरीर में यदि एंटीबॉडी बन चुकी है तो कोई भी बीमारी आएगा तो उससे हमारी बॉडी आराम से लड़ लेगी, ठीक। तो वही लिख रखा है वैक्सीन हम, यानी वैक्सीन शरीर में रोगों से लड़ने के लिए क्या बना देती है, एंटीबॉडी बनाने में मदद करती है। बताइए एंटीबॉडी यदि बन गया है तो हम अटैक कर सकते हैं आराम से। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन मेनली 2 तरह के होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, दूसरा एक्टिव फॉर्म में होता है, या कहीं क्या लिखा रहता है एलाइव एनु, ठीक, एटूने यानी एनुटुएटेड लिखा रखा, दूसरा लाइव एटीन, ठीक है। अब तुम्हारे पास इनएक्टिव यानी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होता है,
अब इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होता है, सिंपल सा, बैक्टीरिया लेते हैं या कोई चीज़ लेते हैं जिससे वैक्सीन बना, उसे किल कर देते हैं, किल करके इनएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक, इनएक्टिवेट करके हमारे शरीर के अंदर इंटर करा देते हैं। वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। बैक्टीरिया में देखा जाए तो थायराइड होती है, जो तुम्हारे पास थायराइड होगी, कलरा होगा, प्लेग होगा, इन सब का भी वैक्सीन बना दिया गया है। रेबीज में देखा जाए तो क्या होगा, रेबीज बना सकते हैं यहाँ पर। रेबीज जो कुत्ते काटने से होता, अब तुम सोच सकते हो कितने महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेबीज का टीका बना दिया। एक्चुअल में देखा जाए तो यही सब एडवर्ड जेनर जो वैक्सीन की डिस्कवरी हो तुम्हारे पास, ठीक है, ये सब किए थे। एंटीबायोटिक की डिस्कवरी जिसने किया था, ये सब हमारे लिए बहुत महान, मतलब भगवान से भी बदतर है। अब तुम सोचो एंटीबायोटिक न रहती, पेंसिलिन वगैरह न रहता तो कितना लोग, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो इसीलिए तुम्हारे पास ये सब भगवान के दर्जे पर समझिए हो सकते हैं, ठीक, नहीं कहते हैं हमारे लिए भगवान है जो क्या कर दे, ठीक है। यदि एडवर्स कंडीशन में आप ऐसे खराब स्थिति में रहे, जो आपकी मदद करते वही आपके लिए भगवान हो सकता है। एक्चुअल में होता हो सकता है क्या, ठीक, ये होता। एक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया जिसे हम BCG बोलते हैं, BCG टीबी के लिए प्रयोग किया जाता है। वायरल में तुम्हारे पास पोलियो हो जाएगा, तो वैक्सीन की आएगा तो इतना 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 तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या दिया, फिलेरियासिस दिया गया है। अब फिलेरियासिस में क्या पूछा है, फिलेरियासिस को पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब फिलेरियासिस क्या होता है, सुनेंगे किसी पर्सन को फिलेरिया होगा, गेटिंग गोड़ ऐसे हाथी के पाँव की तरह हो जाता है, पूरा मोटा चौड़ा हट्ठा कट्ठा हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, फिलेरियासिस बोलते हैं। फिलेरियासिस का आमतौर पर हाथी पाँव कहा जाता है, यानी फिलेरियासिस को आमतौर पर, ठीक, आमतौर पर हाथी वाला पाँव बोला जाता है, हाथी पाँवा बोला जाता है। यह एक ट्रॉपिकल डिजीज है जो फलेरिया वर्म से होता है। ट्रॉपिकल डिजीज मतलब क्या कर देता है, ये हमारे शरीर के अंदर इंटर नहीं करता है। एक्चुअल में देखा जाए तो हमारी ये बोन है, ठीक है, देखिए ये हमारी बोन है, इसके ऊपर ऐसे मसल रहते हैं, तो ये न तो बोन के अंदर जाता है न मसल के ऊपर जाता है, यहीं पर हमारे पास क्या कर देता है, मसल और बोन के बीच में ही ग्रो करता है और इसकी साइज को क्या कर देता है, बढ़ाता चलता है। इसलिए देखेंगे पूरा पाँव फूल जाता है, इसीलिए ट्रॉपिकल डिजीज बोला जाता है, जो फलेरिया वर्म से होता है। फलेरिया एक तरह का वर्म, जैसे निमेटोड केचुआ नहीं होता, उस तरह बच्चे तो कहते हैं हमारे पेट में कीड़ी पड़ गई, तो उसी टाइप में होता है, ठीक, ये हो गया। अब इसका काजेटिव एजेंट तुम्हारे पास क्या होता है, इसके पैरासाइट नीमेटोड होते हैं। पैरासाइट नीमेटोड क्या होता है, पैरासाइट ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के ऊपर या अंदर रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें पैरासाइट बोलते हैं। इसमें बाउचेरिया वनकफ्टाई आता है, बुगेरिया मेलाई आता है, ठीक है, ये तुम्हारे पास दो होते हैं। यहाँ तुम्हारे पास क्या होगा, विरुजी यानी विरुगिया टी मैरी आता, तो ये तुम्हारे पास हो गया। मेनली तुम्हारे पास यही कॉजेज करता है, बाउचेरिया वनकफ्टाई, ठीक है। बाउचेरिया वनकफ्टाई ये खतरनाक तरह का फिलेरियासिस डिजीज के अंतर्गत आता है, ठीक। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपके सामने क्या बोलते हैं, इतने हो गए। अब एक जगह से दूसरे पर्सन में कैसे जाएगा, इसके लिए होता कि एक तरह का मॉस्क्यूटो होता है, इस मॉस्क्यूटो का पूरा नाम याद नहीं रहेगा तो कोई टेंशन नहीं। अब मान लेते हैं कोई एक बंदा है, ठीक है, अब हो क्या रहा है, मान लेते हैं तुम्हारे पास कोई बंदा इन्फेक्टेड है, अब इसको मच्छर काटेगा तो उसके ब्लड में उससे, ठीक है, उसका लार्वा, कौन, बाउचेरिया वनकफ्टाई का लार्वा, ठीक है, लार्वा उसके ब्लड के अंदर सक कर लेगा। अब वो जब हेल्दी पर्सन को काटेगा तो ये लार्वा इसके शरीर के अंदर इंटर कर जाएगा, तो इसके कारण से उन्हें क्या होगा, बाउचेरिया वनकफ्टाई हो सकती है, यानी फिलेरियासिस हो सकती है। तो वही लिख रखा है, ये मंसोडोइस मॉस्क्यूटो के काटने से इन्फेक्शन पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल जाता है। इसीलिए, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर मच्छरदानी का प्रयोग करना पड़ेगा। सर कहेंगे पैर में होता, पैर में बोरा का, ठीक है, चट्टा पहन लेंगे किसी भी तरह से रहेंगे तब तक हमें, ठीक है, जिससे हमें मच्छर न काटे, तो ये सब कर लेंगे, ठीक है, चट्टा ओढ़ लेंगे, ठीक है, बोरा पहन लेंगे कि मच्छर न काटे, ठीक है। ये सब हम बचाव करेंगे। बचाव में क्या करेंगे, मच्छरदानी, ठीक है, मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, अपने अगल बगल साफ सफाई रखेंगे जिससे ये वाला मच्छर न पनपे, सिंपल सा मच्छर पनपे न करे, क्योंकि मच्छर बहुत सारी बीमारी कॉजेज करते हैं, तो ये सब पनपे ना, ठीक है, तो ये सब कर सकते हैं। उसके बाद तुम्हारे पास ट्रीटमेंट ऑफ फिलेरियासिस को ट्रीटमेंट करने के लिए DEC की कैटेगरी की दवा दी जाती है, डाई इथाइल कार्बामाइजिन नामक दवा दी जाती है, जो हमारे पास क्या करती थी, उस टैप वर्म को, ठीक है, टैप वर्म को नहीं, यानी निमेटोड को मारने का काम करती है। बताओ जब मार ही जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा,
ठीक, उसके बाद तुम्हारे पास लिखा आइवरमेक्टिन, आइवरमेक्टिन प्लस में अल्बेंडाजोल का उपयोग करिए जो निमेटोड को मारने का काम करेगा। एंटी हेलमिंथ ड्रग्स का उपयोग करिए, एंटी हेलमिंथिस मतलब जो हेलमिंथिकों को मारे, ऐसी दवा प्रयोग करना। बट कभी कभी देखा जाए तो सर्जिकल केस में इसे रिमूव किया जाता है। मान लेते इस एरिया में ना इसको पूरी तरह से कट करके, ठीक है, पूरी तरह से कट करके जितने भी निमेटोड वगैरह रहते हैं सबको हटा दिया जाता है और उसके लिए बहुत सारी एंटीबॉडी और रिकवरी दवाएं चलाया जाता है जिससे जल्दी से जल्दी वो बंदा रिकवर हो जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। ठीक, तो फलेरियासिस आएगा तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले फलेरिया का इंट्रोडक्शन, काजेटिव एजेंट एक याद रहेगा तब भी कोई टेंशन नहीं, बट एक आप याद रखिएगा, मोड ऑफ ट्रांस है, बस इतना लिखेंगे। बचाव में मर्दानी का प्रयोग करेंगे, अपने अगल बगल साफ सफाई रखेंगे, अपने पैरों में देखेंगे वो नहीं आता मच्छर का रिप्लिकेंट आता, आप पाउडर के फॉर्म में तथा लिक्विड के फॉर्म में आप लेंगे, तेल की तरह पैर में लगा देंगे जिससे मच्छर आपको काटेगा नहीं, ऐसा हो सकता है। ट्रीटमेंट में आप क्या कर सकते हैं, डीसी के नामक दवा का प्रयोग कर सकते हैं, आइवरमेक्टिन तथा अल्बेंडाजोल का प्रयोग कर सकते हैं या एंटी हेलमिंथिस दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है इम्पोर्ट, ठीक है, ये देखिएगा इम्पोर्टेंट है भाई, सॉरी ब्रदर्स, इसको आप सही कर दीजिएगा, इम्पोर्टेंट TENT है। क्या लिख रखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट, दूध पिलाती, उसी को क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है, रूरल एरिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल द्वारा हेल्थ इम्प्रूव गांव के, हाँ ये भी करवा सकते हैं भाई, ठीक है, इम्पोर्टेंस लिख देना, TANCE हो जाएगा, इम्पोर्टेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब काहे जरूरी है ब्रेस्ट फीडिंग। अब बताइए, मम्मी यदि निप्पल से पिलाएंगे तो उस पर खतरा होने का चांस हो सकता है निप्पल से, क्योंकि बेबी छोटा है, उसकी इम्यूनिटी बहुत कम है, तो हम यदि बॉटल से पिलाएंगे तो इन्फेक्शन का चांस बढ़ सकता है, उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता, तो इसीलिए बेबी को क्या कर दिया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग मतलब होता क्या है, कोई भी फीमेल मतलब कोई भी मदर अपने मेमोरी ग्लैंड से, ठीक है, ये मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यस, ठीक, अपने मेमोरी ग्लैंड से बेबी को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन देने की जिम्मेदारी ब्रेस्ट फीडिंग की होती है। ठीक, क्या लिख रखा है, ब्रेस्ट फीडिंग वह प्रक्रिया जिसमें मदर अपने बेबी को अपने स्तनों से दूध पिलाती, याद रखना, जो बहुत ही सूटेबल है। तुम सोच सकते हो एक माँ का, ठीक है, प्यार कैसा होता है, उसको कभी पूरी ज़िंदगी तुम उधार, इतना उधार है कि तुम चुका नहीं सकते, बट शादी होती है, लोग बड़े होते हैं, मम्मी को ही साइड कर देते हैं, बड़ी बुरी बात है, ठीक है। अब कहेंगे, ठीक है, अब क्या लिखें, ये बेबी के लिए पहला तथा सर्वोत्तम आहार माना जाता है, ये बेबी के लिए देखा जाए तो सबसे पहला तथा सर्वोत्तम आहार माना जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग जो आपके सामने दिया गया, क्या क्या चीज़ दोबारा बोलेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग किसे बोलते हैं, कोई भी मदर अपने बेबी को जब स्तन से दूध पिलाती है, ठीक है, दूध से पिलाती है तो क्या कर देते हैं, उसे ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। हाँ, डिजीज से भी बचाया जा सकता है। ठीक, ये हो गया यहाँ से इम्पोर्टेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी दोनों के लिए ज़रूरी है, बेबी के लिए भी लाभदायक है और मदर के लिए भी लाभदायक है। तो सबसे पहले समझते हैं बेबी के लिए लाभ, मतलब बेबी को क्या करेगा, संपूर्ण पोषण मिलेगा, चाहे प्रोटीन हो चाहे फैट हो, सब कुछ उसे प्राप्त अमाउंट में मिल जाएगा, कि प्राप्त अमाउंट में, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं मम्मी। ठीक है, इनसे प्रॉपर अमाउंट में सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देगा, मतलब वो जो बेबी रहेगा वो रोगों से लड़ने में मदद कर, आराम से बच जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो मम्मी के दूध में क्या होता है, बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल तथा एंटीजन एंटीबॉडी होती हैं जो क्या कर देती हैं, हमें बचाने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। इसीलिए बोला जाता है ना, मम्मी का पहला दूध बच्चों तो कम से कम अब 6 महीना पिलाइए। ठीक है, बहुत सारे ज्ञान देंगे कि सर हमारे पर्दार में है, ये कब पिएबा नहीं करिए, हमेशा निप्पल से पियाएं, तो अलग बात है भाई। ठीक है, न होना तो अलग बात है। ठीक है, अब इससे बहुत सारी फीमेल को भी, जो मदर हैं उनको भी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक, इसीलिए पिलाना कंपलसरी है। ठीक है, वही लिखा रखा, बेबी रोग, तुम्हारे पे बेबी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है। पाचन में आसानी होती है, पाचन मतलब जो भी भोजन खा रहे हैं उसको आसानी होती है, जो बेबी आराम से ले रहा है। ठीक है, फिर क्या दे रखा, शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायता हो, बेबी क्या होगा, उसका मानसिक विकास तगड़ा रहेगा, शारीरिक विकास हिस्ट पुष्ट रहेगा, क्योंकि उसे प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन मिल रहा है। उसका IQ लेवल, मतलब बेबी बढ़ जाती है। तो ये बेबी के लिए लाभ है, यानी मम्मी के लिए क्या लाभ है, सबसे गहरा भावनात्मक संबंध बनेगा। अब तुम सोच सकते हो बेबी कितना भी, मम्मी कितना भी चीज कर ले, बेबी तुरंत पहचान जाता है, एक उनकी आवाज से कितना स्ट्रांग है।
ठीक, कितना स्ट्रॉन्ग इमोशन होता। अब मम्मी को पहचानना अब सोच सकते हो कितना होता। ठीक, अभी देखो बेबी पैदा हुआ, किसी को नहीं पहचानता, बट ठीक है, बट उसमें देखा जाए तो अपनी मम्मी को तुरंत पहचान लेता। तो उनके बीच में जो तुम्हारे पास संबंध होता है वो गहरा होगा आराम से। मदर को ब्रेस्ट फीडिंग से, मम्मी को ब्रेस्ट फीडिंग यानी ब्रेस्ट फीडिंग से क्या, यानी ब्रेस्ट फीडिंग यदि करा रही है तो ब्रेस्ट तथा ओवरी कैंसर का खतरा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट में जो तुम्हारे पास क्या हो गया, राम राम भाई, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या बोल रखा है, यानी क्या बोल दिया, ब्रेस्ट कैंसर तथा ओवरी कैंसर। ब्रेस्ट मतलब उनका छाती का कैंसर, ओवरी मतलब जो तुम्हारे पास अंडे वाला है, ठीक है, जो निकाल रहा है यूट्रस के बगल में है, उसके कैंसर का खतरा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो दूध के अंदर जो भी प्रोटीन वगैरह है या कोई एंटीबैक्टीरियल एंटीजन है, सब कुछ बेबी के अंदर इंटर करा दिया जाता है। तो बेबी यानी मम्मी भी स्वस्थ और बेबी दोनों स्वस्थ होते हैं। ठीक है, किसी अन्य तैयारी की आवश्यकता नहीं। अन्य तैयारी का मतलब क्या होगा, जैसे अभी हमें बॉटल फीडिंग करानी है तो प्रॉपर में दूध लाना पड़ेगा, डेली दूध लाना पड़ेगा, बॉटल को धोना पड़ेगा, गर्म करने पड़ेगी, ये सारी चीज़ें। बट मम्मी इसमें क्या होता है, जैसे अभी काम कर रहे हैं, बेबी रोने लगा, उठा के तुरंत स्तन पकड़ा देती हैं, अपना बेबी आराम से फीड कर लेता है। तो ये इसमें किसी की आवश्यकता नहीं है। लैक्टेशन के समय 6 मंथ तक फर्टिलाइजेशन न होना, मतलब क्या, यदि कोई फीमेल है बेबी बर्न करा दी, बच्चा पैदा कर दी, तो 6 महीने तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसमें एक हार्मोन निकलता है जिसे लैक्टेशन पीरियड में, तो 6 महीना तो को फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब बताओ तुरंत बेबी हुआ 2 महीने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, बेबी थोड़ा सा ग्रोथ किया फिर बच्चा पैदा हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 6 महीने तक जो भी तुम्हारे पास स्पर्म रहेगा फर्टिलाइज है, जब फर्टिलाइज नहीं होगा तो बेबी पैदा नहीं। तो ये मम्मी इतना तुम्हारे पास ज़रूरी है और मम्मी के लिए तुम्हारे पास इतना, ये आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तुम्हारे पास इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, आपके सामने देखिए लिखा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है। अब पॉल्यूशन क्या होता है, इसी को इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन मतलब हमारे, देखो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन किसे कहते हैं, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन इन्वायरमेंटल, मतलब हमारे वातावरण में कोई ऐसे अवांछनीय परिवर्तन हो जाए जिससे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए खतरा बन सके, बीमारी बन सके, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक, वो पानी में भी हो सकता है, ठीक, और तुम्हारे पास जल यानी पानी जल बात है कहिए भाई, सॉइल में हो सकता है, ठीक है, एयर में हो सकता है, नॉइज में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले करेंगे क्या, देखिए नॉइज यानी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब ये मत सोचना कि हम यहाँ कागज़ फाड़ के फेंक दें तो पॉल्यूशन हो जाएगा। जब तक वो कागज़ किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बीमार नहीं करेगा, डिजीज़ नहीं कॉजेज करेगा, तब तक वो पॉल्यूशन के अंतर्गत नहीं है। पॉल्यूशन बोलते क्या, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहते हैं। ये कईयों तरह के हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला तुम्हारे पास एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का कारण क्या हो सकता है, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सर्टिफिकेशन हो सकता है, यानी पेशेंट भी सेटिस्फाई होना चाहिए, जो ह्यूमनिटी के अंतर्गत आते हैं। तो 2 में फार्माकोनॉमी डिवाइड किया गया। पहला इकोनॉमी, पैसा के बारे में हम देखेंगे कि कॉस्ट बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो रहा है कि नहीं, कॉस्ट मिनिमाइज हो रहा है कि नहीं, इसको देखेंगे। ह्यूमनिटीज़ के अंतर्गत देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करेंगे। कहते नहीं इसके उसकी यहाँ जो पैसा लगता है बट बहुत तगड़ा दवाई करता है, जो हमारे पास बस्त होता है। ठीक, पेशेंट प्रिफेयर करेंगे, पेशेंट सेटिस्फाई है कि नहीं, इस सब चीज़ मैनेज करने फार्माकोनॉमी इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, लागत को मिनिमम होना, मतलब जो भी हमारे पास लागत लगाए रहे हैं मिनिमम मतलब ये नहीं कंपनी ड्रग्स थेरेपी, मतलब जैसे आप उसे दवा दे रहे हैं तो आप पेशेंट के जो तुम्हारे पास रिलेशन रहेंगे, रिलेटेड रहेंगे, उनसे पूछेंगे भाई अच्छा ये दवा दे रहे हैं इतने की आएगी, अब इससे जल्दी बंदा रिकवर हो जाएगा, हो गया। मार्केट में हिस्सेदारी को बढ़ावा देना आप ही का काम करता है फार्माको इकोनॉमी। जब मार्केट में रहेंगे तो आप इकोनॉमी तो पैसा दवा करेंगे। ठीक, मार्केट वैल्यू को स्टेबल रखना। मार्केट वैल्यू को स्टेबल रखने का मतलब जैसे दवाइयाँ हैं तो पैसे के लिए नहीं धड़ाधड़ बेच रहे हैं, कुछ मानवता के पे ही देखा जाता है। तो ये कई ऐसे कारण हो सकते हैं। ठीक, तो ये उद्देश्य था इनका बारे में। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पूरी तरह को हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब इधर जितनी भी चीज़ें बोली जाएंगी पार्ट सी की तरफ, पार्ट सी में आप प्लीज़ यहाँ से आपको, यदि आप एक्टिव हैं तो आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं, नहीं तो आप वैसे बैठे रहिए, आप था वाँचते रहेंगे, हम सुनते रहिए, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। बट थोड़ा एक्टिव रहेंगे तो हमें भी थोड़ा सा मज़ा आएगा। ठीक, यदि जिस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आपको लिखना कंपलसरी है। क्या लिख रखा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, 1 वर्ड तथा 1 सेंटेंस में आपको इस सब में देना पड़ेगा। 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना रहेगा। वो MCQ भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, 1 वर्ड में या 2 वर्ड में या सेंटेंस में भी हो सकता है। क्या लिख रखा, पहला क्वेश्चन लिख रखा है द मॉस्क्यूटो रिप्लिसेक्ट को मार रहे हो,
इंसेक्ट को मार रहा तो उसे क्या बोला जाएगा, इंसेक्टिसाइड बोला जाएगा। यानी पहले का सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, नोट करते चलते, यानी ये पहले का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द निगेटिव हेल्थ अफेक्ट द नॉइज पॉल्यूशन, मतलब कहीं इस एरिया में नॉइज पॉल्यूशन होगा तो आपके शरीर पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर तो बढ़वा करेगा। हियरिंग लॉस, लंबे समय तो सुनेंगे आप तो बहरा भी हो सकते हैं। स्ट्रेस तथा तुम्हारे पास हेडाक, ये भी हो सकता है, हेडेक हो सकता है, मतलब स्ट्रेच करेंगे आपका सर दर्द करेगा, मतलब ऑल ऑफ दीज पे हो सकता है। तो दूसरे का डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से सुनिए। लिखा द सब्सटेंस नीड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, मतलब ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी को ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयर के लिए तथा मेंटेनेंस के लिए जो ये सब जरूरत होती है उसे क्या कहते हैं, उसे न्यूट्रिशन बोला जाता है। कहीं दिया है न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी तथा फैटी एसिड। तो न्यूट्रिशन उसे दिया जाएगा तो उसकी बॉडी ग्रोथ करेगी, उसे एनर्जी मिलेगी, रिपेयर मेंटेनेंस सब कुछ हो जाएगा। तो यानी तीसरे नंबर का ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, ये हो गया यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास चौथा नंबर क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल, इसमें से ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम यानी कि जो बर्थ कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, मतलब जो हमारे पास बच्चा पैदा करने की क्षमता उसे कम किया जा सकता है। उसमें एक दिया जाता है इंट्रा यूटराइन डिवाइस होता है, इंट्रा यूटराइन डिवाइस होता है, IUD दिया जाता है। तो यानी चौथे का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, नाइट ब्लाइंडनेस कॉजेज द डिफिशियंसी ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है। अब देखिए नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, तो विटामिन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से विटामिन ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अब मान लेते विटामिन ए कहीं न लिखा रहे, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नेम लिखा रहे, तब भी आप क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, ये तो खत्म हो गया भाई। ठीक है, ये छठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, छठा नंबर क्या पूछा रहा भाई तुम, क्या दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एल्कोहल बी, यानी क्या होता है बी रेजेट, मतलब कि एल्कोहल में कौन मिला, क्या चीज़ मिलाया जाता है। प्रोपाइल एल्कोहल मिलाया जाता है, नो। मेथिल एल्कोहल, नो, ये सैनिटाइजर में मिलाया जाता है। एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है जिसमें एल्कोहल का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो यानी छठवें नंबर का सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सातवां नंबर तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या दिया, इसमें ध्यान से सुनिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉजेड बाई वाटर पॉल्यूशन, मतलब इसमें से कौन सा डिजीज है जो पानी के पॉल्यूशन के कारण से फैलता है। ठीक है, ऐसी बीमारी है जो वाटर बर्न डिजीज होती है, पानी यदि दूषित पियेंगे तब हो सकता है। कंजाइटी तो आंख वाली बीमारी, इस पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम ये तो नहीं होगा। ब्रोंकाइटिस मतलब ये देखा जाए तो तुम्हारे पास लंग्स वाली प्रॉब्लम है, तो ये सब तो नहीं होगा। डायरिया, यदि खराब पानी पिएंगे तो आपको डायरिया हो जाएगा। तो यानी सतवें का सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, ध्यान से सुनिए। कह दिया फैट सालबुल विटामिन आर, मतलब ऐसे कौन से विटामिन जो फैट में सालबुल होते हैं। फैट में तुम्हारे पास क्या होते हैं, ADEK होते हैं, एडक आप याद रखिएगा, ये फैट सालबुल होते हैं। क्या होते हैं बाबू, ये फैट सालबुल विटामिन होते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या लिखा है, बेरी बेरी डिजीज इज कॉजेज बाय ड्यू टू डिफिशियंसी। आप किसी पर्सन को बेरी बेरी डिजीज हो रहा है तो किस विटामिन की डिफिशियंसी से होता है, तो आपको बता देते हैं विटामिन B1 की कमी से। नहीं यदि तो एक्चुअल में याद रहेगा ना, विटामिन बी लिख सकते हैं, एक्चुअल में B1 की कमी से होता, जिसका वैज्ञानिक नाम तुम्हारे पास क्या होता है, थायामीन होता है। ठीक, ये हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, नौवां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 10वां नंबर पे आते हैं। 10वां नंबर क्या पूछ दिया, ट्यूबरकुलोसिस इज कॉजेड बाय द बैक्टीरियम काल, मतलब टीबी किस बैक्टीरिया कहते हैं, क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। PSC देखे होंगे ना, PSC सुने होंगे। ठीक है, PSC का नाम सुने होंगे। PSC वो मारने पीटने वाले नहीं, यहाँ पर डॉक्टरी में सुने होंगे। तो P से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्राइमरी, और H से तुम्हारे पास हो जाएगा हेल्थ, और C से तुम्हारे पास हो जाएगा केयर, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर इसका फुल नेम होता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से सुनिए। आपको कमेंट में भी बहुत सारा क्वेश्चन बताना पड़ेगा भाई, भागिएगा नहीं, ठीक है कि नहीं, इसे बैठे रहेंगे। 12 नंबर फीमेल फर्टिलाइजेशन, क्या लिखा, व्हाट इज द फीमेल फर्टिलाइजेशन कार्ड, मतलब जब फीमेल फर्टिलाइजेशन होता, यानी क्या दे रखा, अकर सेक्शन में बोलना चाहिए, व्हाट इज द फीमेल फर्टिलाइजेशन कार्ड। जब फीमेल फर्टिलाइजेशन होती है एक्चुअल में कहाँ पर होता है, तो
क्या दे रखा है, व्हाट इज ए फीमेल स्टरलाइजेशन इज कॉल्ड, मतलब स्टरलाइजेशन कब होती है, तो उनकी जो ट्यूबरोक्टोमी, जो फॉलोपियन ट्यूब होती है उसके कट करके बाइंड कर दी जाती है, जिसे हम नसबंदी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर नसबंदी में क्या लिखेंगे, ट्यूबर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ट्यूबरोक्टोमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्यूबरोक्टोमी बोलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने इसे डिस्कवर किया था। 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है, फुल लिखना ना पड़ेगा। डी यानी डब्ल्यू से तुम्हारे पास वर्ल्ड, एच से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हेल्थ, और ओ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने इसका फुल नेम हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है जी, कह दिया व्हाट इज मीन ऑफ द डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होता है, एक सर्टेन एरिया में कितनी पॉपुलेशन मेंटेन हो रही है, ठीक है, एक लंबे समय तक चल रही है, उसे डेमोग्राफी बोलते हैं। तो लिख रखा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, स्टैटिकली, ठीक है, स्टैटिकली स्टडी ऑफ, मतलब सिंपल सा ग्राफिक स्टडी लिखना चाहिए था, ठीक है, ग्राफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या लिखेंगे, ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन इज नोन एज, ठीक है, उस ग्राफिक स्टडी यानी ग्राफ पे स्टडी की जाती है कि सर्टेन एरिया में कितने आदमी रह रहे हैं। ग्राफिक स्टडी को तुम्हारे पास क्या बोला जाता है, ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक, उसको डेमोग्राफी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी बोलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 16 नंबर, वर्ल्ड यानी एड्स डे एब्जॉर ऑन द डीच डेट, मतलब वर्ल्ड हेल्थ यानी एड्स डे कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को, हर साल 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 17 नंबर क्या पूछा, ये लिखा इबोला कैन बी क्योर, यस, इबोला को हम क्योर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखा इबोला क्योर, यस, इसे हम कर सकते हैं। अब किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है हम किस तरह का, ठीक है, उसको सपोर्टिंग दे रहे हैं। तो यानी तुम्हारे पास लिखेंगे डिपेंड अपॉन, यस, डिपेंड अपॉन, क्वेश्चन नहीं समझे लगता है आप, कह दिया इबोला कैन बी क्योर, इबोला को तुम क्योर कर सकते हो क्या, यस, हाँ कर सकते हैं। अब कैसे, सपोर्टिव केयर देंगे, ठीक है, प्रॉपर उन्हें केयर करेंगे, और उसके सामने तुम्हारे पास उसके शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम पर भी डिपेंड करता है, इम्यूनी रिस्पॉन्स पर भी काम करता है। तो इन सब पे काम करेगा तो अपना काम हो जाएगा, ठीक, तो इससे तुम्हारे पास हो जाएगा। अब इसको इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करेगी तो इबोला वायरस को मार देगी। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 18 नंबर क्या पूछा है, सार्स का फुल नेम लिख के दिखाना। अब इसको हम बताएंगे नहीं भैया, आप कमेंट बॉक्स में कितने लोग हैं जो लाइव हैं उतना लिख के दिखाते हैं। ये भी अभी बोले सार्स का फुल नेम क्या होता है, क्यों सार्स पे टॉपिक पूछा हुआ था। देखिए साफ साफ हम स्टार्टिंग में ही बताए थे इस क्वेश्चन में, ठीक है, देखिए शॉर्ट में देखा था ना, सार्स स्टैंड फॉर, सार्स पे पूरा डिटेल में तुम्हें लिखना पड़ेगा। यदि आप ठीक सहमत हैं तो प्लीज़ आप इसका फुल नेम तुरंत आप लिख के दिखाइए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, 19 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज ए निकोटीन नेचुरली फाउंड, मतलब नेचुरली किससे पाया जाता है, टोबैको प्लांट से पाया जाता है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, टोबैको प्लांट से पाया जाता है, ठीक, नेचुरली पूछा हुआ है, ठीक। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, फर्स्ट ब्रीस्ट मिल्क काल, मतलब जो कोई मम्मी है जब पहला दूध अपने किसी बेबी को पिलाती तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसके लिए बहुत एक अच्छा टर्मोलॉजी आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोला जाता है, जिसमें बहुत सारे प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ये सब की बहुत मात्रा होती है सर, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगी इनके बारे में, ठीक। तो ये हो गया टोटल हमारे पास टोटल सोशल फार्मेसी का फुल सोल्यूशन के साथ, ठीक है। तो हमने क्या कर देखा, इसका पार्ट ए नहीं देखे हैं तो हम ऑलरेडी उस पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप कांटेक्ट करिएगा, ठीक है, कांटेक्ट करिएगा तो आपको दे दिया जाएगा, ठीक। और दोनों को कंबाइन करके हम अपलोड कर देंगे, दोनों आप एक ही साथ में दे सकते हैं, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।